Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and you are watching Physics by Jad Hashmi. आज अपन बेसिकली एनसीईआरटी के क्लास 12 के फिजिक्स के हमारे जो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि जितने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, है ना। कि जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। मतलब ये चारों फॉर्मूले जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, तो जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। खैर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है हमारा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं यहाँ बुक में पढ़ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रहा है कि दो चार्ज दे रखा है और दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है चार्ज का। एक चार्ज है और एक हमारा दूसरा चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, और इसको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें फोर्स का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला Q1Q2/r²। ध्यान से अगर आप देखें तो Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और R क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है। हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा जो भी मैग्नीट्यूड जो भी वैल्यू रखा जाएगा वो हमेशा SI यूनिट में रखा जाएगा। तो ये SI यूनिट में तो है नहीं। अगर SI यूनिट नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधा लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज द सेपरेशन जिसकी वैल्यू R है। यह हमारा चार्ज Q1 है और ये हमारा चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक है, ये इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। वेयर K इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप सीधा बोल सकते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू में 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन 30 × 10⁻²। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप सीधा लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, है ना। 0 है और 10⁻² है तो 10⁻1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 यहाँ आ जाएगा, 3 3 जा 9 एक आएगा, ये 9 कट जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें 3 2 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा, और ये -2 होगा। -2 होगा तो इसको सॉल्व करें, -14 यहाँ से -14 या 9 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। ऊपर -5 होगा, नीचे 10⁻⁻2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला है। बोर्ड को क्लियर किया जाए। ओके, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक स्मॉल स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर है ना, जिस पर चार्ज की वैल्यू आपको दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा स्मॉल स्फीयर है, ये पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, -0.8 माइक्रोकूलम। क्लियर है। कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, वो फोर्स की वैल्यू आपको दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, या इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, R की वैल्यू पूछ रहा है। फिर से फोर्स का फॉर्मूला यूज़ कर दें और सबकी वैल्यू डाल दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि सारे क्या होने चाहिए, सारे SI यूनिट में होने चाहिए। तो फोर्स F इज इक्वल टू, जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²।
तो फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है कितना 0.2 और के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4, पॉइंट यहाँ पे 4 लगाएंगे और माइक्रो कूलम दिया हुआ है तो -6 इंटू में 0.8 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में r का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे ये बताना है कि जब कभी भी F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखें तो हमेशा Q1 एंड Q2 क्या होना चाहिए, Q1 और Q2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, चार्ज का साइन कभी नहीं रखते, क्योंकि NCERT में आपने देखा होगा सीधा सीधा लिखा है कि F इज इक्वल टू के मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब, मॉड का क्या मतलब है कि अगर चार्ज का आप साइन रख भी देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले में कभी चार्ज का साइन नहीं यूज़ करते, क्यों, क्योंकि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म ऑफ फोर्स, मतलब ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी हमें देगा। डायरेक्शन की जानकारी कौन देगा, प्लस माइनस, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस माइनस देख के हम खुद ही डायरेक्शन लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, तो ये फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इस फॉर्मूले में चार्ज आप नहीं रखेंगे, अगर चार्ज रखेंगे तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में चार्ज का साइन कभी भी नहीं रखा जाता है ना, एक बात ये क्लियर होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू ये आ जाएगी, क्लियर। इसी में आपका दूसरा पार्ट भी दे रखा है, इसी में आपका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो पहले वाले में क्या बोल रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर, मतलब इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। तो कह रहा है इसकी वजह से उस पर कितना फोर्स लगेगा, सेम लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है, मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स वो ये वाला भी इस पर लगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है, मतलब दोनों चार्ज पर अलग अलग लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगता है और ऑपोजिट नेचर में लगता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, मैंने रिपल्सन दिखा दिया, सॉरी। तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, अट्रैक्शन होगा। 0.2 न्यूटन फोर्स लगेगा, 0.2 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर किया जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन g me/mp इज डायमेंशनलेस। आपको चेक करना है कि जो टर्म आपको दे रखा है ke² अपॉन में g me/mp, ये क्या है, आपका डायमेंशन लेस है। ये आपको चेक करना है क्या ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, मैं सारे का मतलब समझा देता हूँ। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, me का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड mp का मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन। तो mp क्या है, मास ऑफ द प्रोटॉन, me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब कैपिटल G आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और k आप समझ ही रहे हैं, k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों का जब रेशियो लेंगे, मतलब ये जो टर्म है ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आंसर है यस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो दोनों पर चार्ज कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, लिख देता हूं मैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +e और इस पे चार्ज कितना होता है -e। मतलब इनके चार्ज की वजह से इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर आप बात करें कि अगर ये r सेपरेशन पे रखा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe = कितना हो जाएगा, k E × E, तो E² हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला है, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया मैंने कि चार्ज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे इसमें, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, r²। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पहलू देखें कि इनके पास मास भी तो होता है,
प्रोटॉन के पास भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, तो इनके बीच में और क्या लगेगा, इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लगने के साथ साथ इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो मान लेते हैं इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या, मैं मान लेता हूँ एफ जी, स्मॉल जी से मैंने दिखाया, एफ जी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई मान लिया, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी मान लिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है भाई आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अगर आप दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों का जब रेशियो लेंगे तो आ जाएगा एफ ई अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या वही आ गया, तो आंसर है यस, वही आ गया। मतलब दिस रेशियो इज व्हाट, दिस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट द सेम सेपरेशन। अगर सेम सेपरेशन आर पे रखा हुआ है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो के स्क्वायर अपॉन में जी एम ई इंटू एम पी है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये आर क्या है, कट गया, आर कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये कि दिस रेशियो डू नॉट डिपेंड्स सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मतलब चाहे ये 1 मीटर पर रखे हों, चाहे 2 मीटर पर रखे हों, चाहे 10 मीटर पर रखे हों, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इन दोनों का रेशियो हमेशा सेम आएगा क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो गया, रेशियो में तो कट गया। तो ये रेशियो हमारे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, ये तो डायमेंशनलेस हो गया प्रूफ, कैसे, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, क्योंकि दिस इज द रेशियो ऑफ द फोर्स, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी न्यूटन आता है, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट गया तो डायमेंशनलेस हो गया। एक बात तो चेक हो गया है ना। अगला पार्ट क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, लुकअप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, है ना। अब इसका वैल्यू बताओ टेबल देखकर, मतलब पीछे टेबल लिखा हुआ है की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या है, एम ई की वैल्यू क्या है, एम पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू देखिए, रखिए, सॉल्व करिए, कितना आता है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आएगा ये। जब इसकी वैल्यू आप रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 का होल स्क्वायर, है ना। अपॉन में जी की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। सबकी वैल्यू रख दीजिए और जब सबकी वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तकलीफ हो तब भी सॉल्व करना है क्योंकि ये जो रेशियो है कुछ बताता है हमको, कुछ बोलता है ना। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसका मतलब समझिए क्या आता है। मैं लगभग इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, लगभग कुछ समथिंग आता है 2.4 इंटू 10⁻39 कुछ समथिंग आता है, 39, हाँ 39 ही आता है ना। आप सॉल्व करके देखिएगा, मेरे डेटा पे विश्वास मत करिएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है ना। तो मैंने अराउंड मैंने लिख दिया 39, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। मतलब ये कि एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू लगभग 2.4 इंटू 10⁻39। ये सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने मान लिया कितना आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें इसको, इस वैल्यू को ध्यान से देखें, इस डेटा को अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है, 10⁻39 लिखा हुआ पावर में। इसका क्या मतलब, ये बहुत 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 ज़्यादा है ना, ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक से बहुत ज़्यादा है, एक से बहुत ज़्यादा है। ये तो 39 लिखा हुआ पावर में मैंने एक लिख दिया, और एक से बहुत ज़्यादा है। एक से बहुत ज़्यादा का क्या मतलब है, एक से बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा,
39 टाइम्स ज़्यादा होगा। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब बहुत तगड़ा फोर्स है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। दैट्स वाई वी निग्लेक्ट, या हम बात ही नहीं करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी निकालते हैं? नहीं निकालते ना। तो अगर नहीं निकालते, इसका मतलब ही यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत स्मॉल फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में, है ना। इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही नहीं करते। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच हायर देन, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, क्लियर करें बोर्ड को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मतलब वो प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में, है ना। तो वो क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? तो क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ही आपसे पूछा तो सीधा आप उसका डेफिनेशन ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा क्या होगा? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। मतलब या तो किसी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 3 होगा, या तो 4e होगा, या तो 5 होगा, डैश डैश डैश, या तो एन होगा। या तो कितना होगा? एन। इसका मतलब एन क्या है? एन इज इंटीजर। एन आपका क्या है? एन आपका इंटीजर है। मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 लेना है। आप कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, मतलब एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं ले सकते। चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5e 1.3e 1.4e 1.75e, है ना। इस टाइप का चार्ज कभी भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे छोटा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब बताओ, ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, और अगर ये सबसे छोटा चार्ज है तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तोड़ा नहीं जा सकता तो 0.5e चार्ज कैसे मिल सकता है? 1.75e चार्ज कैसे मिल सकता है? आप ही सोच सकते हो। तो इन सब टाइप के चार्ज नहीं मिलते हैं। या तो ई मिलेंगे या तो 2e मिलेंगे, हमेशा इंटीजर में मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, उसी का मल्टीपल में मिलेगा, क्योंकि वो सबसे छोटा चार्ज है। अगर उसे भी तोड़ा जा सकता तो फ्रैक्शन में आ सकता था, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ई एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसी के मल्टीपल में चार्जेस मिलते चले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब मैंने बता दिया आपको क्या हुआ। अब नंबर बी की बात करते हैं। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक, दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेटिव तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। एक वर्ड होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। क्या बोला मैंने? माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक लेवल, और एक है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे स्टेटमेंट को। वो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही क्वांटाइजेशन एप्लीकेबल है। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, वो हमेशा छोटे लेवल पे होगा। छोटे लेवल का क्या सेंस है? छोटे लेवल का सेंस ये है कि उस पर जो चार्जेस होंगे बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, है ना। उस पर जो चार्जेस होंगे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होंगे। ये कहने का मतलब बॉडी छोटा बड़ा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर कम चार्ज है
कम चार्ज अगर है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है? लार्ज स्केल पर चार्ज है। जैसे सिंपल सी बात अगर हम करते हैं एक एग्जांपल से, दोनों वर्ड को समझिएगा एक एग्जांपल से। सपोज वी हैव अ बॉडी और इस पर मैंने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? 1 कूलम। ये बॉडी चार्ज है 1 कूलम तक, और अगर इस पर चार्ज 1 कूलम है तो मेरे को ये पता करना है कि इस बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू चार्ज 1 कूलम। इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो एक्सेस ऑफ चार्ज को शो करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल से अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हो गए हैं वो निकालना है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकालते हैं। ये देखिए, तो Q की वैल्यू हमने एक जनरल फार्मूला भी इसके पहले पढ़ा। Q की वैल्यू कितनी होती है? n इंटू में E। यहाँ पे n क्या मैंने बोला था? n इज द इंटीजर, लेकिन इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? इंटीजर तो है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, वो है n, वो है n, वो है n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से मैंने निकाल लिया, वो n की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन में E, एंड दिस इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻- में कितना होता है? 19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका? 5/8 इंटू 10⁻19। और जब इसको आप और सॉल्व करेंगे, चलिए हम कहते हैं छोड़िए, यहीं पे छोड़ दो, n की वैल्यू 5/8 आ गई, जो भी फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो लगभग इसकी वैल्यू ऑर्डर कितना होगा? 18 हो जाएगा, या सॉल्व कर देते हैं। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं 0, तो 50/8 आ जाएगा। 50/8 मतलब 25 बाई कितना हो जाएगा? 4। 25/4 का मतलब 12.5/2, और 12.5/2 का मतलब कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 25/4 इंटू 10⁻18। क्लियर है? एक 0 यहाँ से उधार ले लिया मैंने। अच्छा, तो 4 5 जा 27, 5.75 आ रहा है, 6.25 इंटू 10⁻18, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। सॉल्व कर दिया मैंने। 6.25 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस बॉडी से निकालना पड़ेगा। क्या ये बहुत कम है? क्या ये बहुत कम है? क्या ये पॉसिबल है निकालना इस बॉडी से? है ना, समझिएगा बात को, समझिएगा इसकी फीलिंग को, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये, मैं कह रहा हूँ ये कि अगर बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो इस बॉडी से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे भाई? इतना निकालना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा मैं ऐसे समझाऊं कि ये लिखा हुआ है 625 इंटू 10⁻16 लिखा हुआ है। इसका मैं और मतलब अगर आपको समझाऊं तो ये लिखा हुआ है 625 और 16 टाइम्स 0, मतलब 16 बार 0 लिखा हुआ है। 625 और 16 बार 0। क्या ये करोड़ है? 6 करोड़ लगभग कुछ आएगा? नहीं, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब किसी बॉडी को 1 कूलम तक चार्ज करने के लिए काफ़ी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। किसी बॉडी को 1 कूलम, शब्दों को पकड़िएगा, किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए काफ़ी एनर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा। दोगे तो नेगेटिव चार्ज, और अगर निकाल लोगे तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये 1 कूलम इज द बिग यूनिट ऑफ चार्ज।
क्या लिखा मैंने, 1 कूलम इज द बिग यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि अच्छा खासा चार्ज है 1 कूलम, है ना। देखने में तो लगता है कि 1 कूलम छोटा चार्ज है ना, 1 कूलम बिग यूनिट ऑफ चार्ज है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज करने के लिए इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा किसी बॉडी पर, 1 कूलम 2 कूलम। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में कहीं भी चार्ज का यूनिट कूलम में नहीं दे रखा, इसीलिए, क्योंकि वो बिग यूनिट ऑफ चार्ज होता है। प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली माइक्रो कूलम पिको कूलम में हमारा चार्ज आता है, इसीलिए बुकों में माइक्रो कूलम पिको कूलम में आपको चार्ज की वैल्यू जब क्वेश्चन बनाता है ना, बुक वाला जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो माइक्रो कूलम और पिको कूलम बनाएगा, क्योंकि वो जानता है 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा मिलेगा ही नहीं, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है इस बॉडी पर लार्ज स्केल पर है। कैसे स्केल पर है, लार्ज स्केल पर चार्ज है, दैट इज बेसिकली नोन एज माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब इस बॉडी पे चार्ज क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं। मैक्रो माने बड़ा, माइक्रो माने छोटा। तो छोटे लेवल पे चार्ज का क्या मतलब हुआ सर, छोटे लेवल पे चार्ज का मतलब किसी बॉडी पर चार्ज कितना है, या तो 1e है, या तो 2e है, या तो 10e है, 100e भी सही है, 1000e भी सही है, ये सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक। सर 1000 कैसे सही है, ई की वैल्यू रख दो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ई में 10⁻⁻19 आता है। 1000 क्या 10,000 ई भी लिख दोगे, अगर किसी बॉडी पे चार्ज 10,000 ई भी लिख दोगे, वो भी माइक्रोस्कोपिक में ही गिना जाएगा, ठीक है। तो उस पर चार्ज क्या है, छोटे लेवल पे है, इस पर चार्ज क्या है, छोटे लेवल पे है, क्योंकि ई की वैल्यू जब रखेंगे क्या रखेंगे भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे ना, हो गया छोटा वो, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है। तो इसका मतलब ये कि अगर इस लेवल पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये बॉडी चार्ज है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, और मान लो ये बॉडी चार्ज है 100e चार्ज, इस बॉडी पे चार्ज कितना है 100e है, इस बॉडी पे चार्ज आपका है 100e, मतलब प्लस में है 100e, समझ रहे बात को। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 102e। 10 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 एक्स्ट्रा चार्ज और आ जाएगा 10e के बराबर, तो कितना आ जाएगा इस पर 112e, 112e। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इस बॉडी में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इस पर एक्स्ट्रा चार्ज आना चाहिए, ऑब्वियसली आएगा। कितना आना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज आना चाहिए एक्स्ट्रा प्लस में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालो और 1 इलेक्ट्रॉन पे तो इतना ही चार्ज होता है ना। तो इसका मतलब इस बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस बॉडी पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम प्लस ई, 1 कूलम प्लस ई। और बहुत अच्छे से देखो, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या लिखोगे, 1 कूलम प्लस 10e। अगर 100 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दोगे, 100 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 100e। जरा इसकी वैल्यू सॉल्व करो, तो जरा इसकी वैल्यू सॉल्व करो। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसा बनाया, एक छोटा सा स्टेटमेंट बोल दिया, उसको समझाने के लिए मुझे इतना प्रयास करना पड़ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, और दिमाग को, माइंड को बूस्ट करता है। ध्यान से अगर आप समझें तो क्या लिखा हुआ है, ये 1 कूलम लिखा हुआ है, इसको भी कूलम में लिखो ना, क्योंकि ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना, कूलम में लिखो, कूलम में लिखो तो कितना हो जाएगा, 1 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या लिखा हुआ, 1 कूलम प्लस 10 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करो ना, 1 कूलम प्लस 160 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो मैं कह दिया तुमको 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 1600 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा ना। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अब तुमसे ये कहा जाए इसको जोड़ो, ऐड करो जरा, तो है ना, तो नहीं ऐड कर पाओगे। क्यों, कितनी बार जीरो लगाओगे भाई, -19 है, -19, सोचो
सोचो, जैसे मैंने तुमको कहा 1 में 10⁻³ जोड़ो, तो उसको ऐसे मत कर देना सर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10⁻³ आपको ऐड करने के लिए वो, तो ये मत बोल देना सर 2 इंटू 10⁻³। ऐसा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 प्लस पॉइंट में 001 ये लिखा हुआ है, ये 10⁻³ का मतलब पॉइंट में 001 एंड दिस इज इक्वल टू 1.001। अगर मैं यहाँ -4 लिख देता तो एक जीरो और बढ़ जाता है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम होता है, एक जीरो और बढ़ जाता है। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि 1 प्लस 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, अगर इतना आ रहा है तो 1 और इसमें क्या अंतर है, तो कहोगे सर बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, हम सीधा सीधा 1 लिख देंगे ना, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ तो -4 पे ही तुम कहे सर लिख दीजिए, -4 पे ही आपने बोला कि सर लिख दीजिए, तो यहाँ -19 है, तो आप श्योर बोल सकते हैं सर 1 कूलम ही लिख दीजिए, हटाइए, क्या मतलब है ना। मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, आप सीधा सीधा 1 कूलम बोल सकते हैं, इसको भी 1 कूलम बोल सकते हैं, इसको भी 1 कूलम बोल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर बहुत ज़्यादा चार्ज का फर्क नहीं आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 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 0000 लिखेंगे कई बार, फिर 1 आएगा, तो सीधा सीधा 1 लिख दो भाई। इसका मतलब ये कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो फर्क पड़ता है, और उस पर चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरह ऐड होता चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, अगर 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, उस पर 100 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 101 2 इलेक्ट्रॉन 102 3 इलेक्ट्रॉन 103 4 इलेक्ट्रॉन 104 लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज है किसी बॉडी पर, अगर उसमें से एक आध 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 कूलम रहेगा। वो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है, देखो छोटा चार्ज है, अगर छोटे लेवल पे चार्ज है तो फॉलो कर रहा है, चार्ज बढ़ता चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो 1 कूलम ही हम बार बार लिखेंगे। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन रूल फॉलो नहीं करता। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाल दो या डाल दो, उसका लेवल कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन एक बाल्टी में से है ना, एक बाल्टी में से 1 जग पानी निकालोगे तो फर्क पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पर है। ये समुद्र है, चार्ज अच्छा खासा निकाला गया है, इसमें से और 1 आध 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें चार्ज चेंज होने वाला नहीं है, है ना। और यहाँ पर चार्ज चेंज होगा, ये बाल्टी। आई थिंक समझ गए होगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन द बोथ, ठीक है, अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ इट्स ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप जानते ही होंगे क्या होता है, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कभी भी ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो कभी भी हम उसको लॉस कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मैंने मान लिया एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, और अगर इन दोनों बॉडी का किसी दूसरे बाहर वाले बॉडी से अगर कोई मतलब नहीं है, ना तो ये बाहर वाले बॉडी से चार्ज लेता है ना अपना चार्ज बाहर देता है, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे से मतलब रखेंगे, ये दोनों बॉडी कभी भी, इनका रिश्ता कभी भी किसी दूसरे बॉडी से नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एक होता है आइसोलेटेड बॉडी, अगर एक बॉडी का कोई भी रिश्ता किसी दूसरे बॉडी से नहीं है, ना तो वो चार्ज किसी दूसरे बॉडी को देता है ना किसी से लेता है, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड बॉडी। और अगर एक बॉडी से ज़्यादा बॉडी अगर ऐसा करते हैं तो बोल देंगे सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमेशा 2 या 2 से अधिक बॉडी का होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिल्क क्लॉथ है, क्लॉथ से उसको किसको रब किया है, ग्लास रॉड को। अगर ग्लास रॉड को
ग्लास रॉड को अगर हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के क्लोथ से, ये सिल्क का क्लोथ है, ये ग्लास का रॉड है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है, जब कभी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में हम रब करेंगे तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है। उस हीट की वजह से, ड्यू टू एंथैल्पी की वजह से है, तो उस एनर्जी की वजह से दोनों बॉडी में से किसी भी एक बॉडी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाती है, और उस एनर्जी को लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपने बॉडी में से, अपने एटम में से बाहर निकलता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। कि आपको ये पता है कि अगर हम एनर्जी देते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, पता है ना आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं एटम के केस में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं एटम के केस में। तो वही काम यहाँ भी होगा। अगर एक बॉडी है तो एक दूसरे से अगेंस्ट में रब करेंगे तो हीट जनरेट होगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इन्हीं बॉडी को मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हवा में नहीं जा रहा है। तो सोच के तू देखो कि अगर इसमें से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकला, ग्लास रॉड से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर 5 चार्जेस आ जाएंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर 5 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सिल्क पर। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, पहले भी ये न्यूट्रल था, अभी भी ये न्यूट्रल है, पहले भी ये न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है। कैसे? सिस्टम को देखो, इन दोनों सिस्टम को देखो, ग्लास और सिल्क के सिस्टम को देखो। जब मैंने रब नहीं किया था तब टोटल चार्ज कितना था दोनों को मिलाकर 0, लेकिन जब इन दोनों को मैंने रब कर दिया अभी भी टोटल चार्ज कितना है 0। क्यों? क्योंकि सपोज कर लिया मैंने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र कर गया, तो इस पर जो चार्ज आ गया, इस पर चार्ज आ गया माइनस में 5 ही, और इस पर जो चार्ज आएगा उस पर चार्ज आएगा प्लस में 5 ही। तो अभी भी टोटल चार्ज की अगर हम बात करें सिस्टम की तो अभी भी 0 है और पहले भी 0 था। यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। इस दोनों सिस्टम है, दोनों को मिलाकर हम चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाए और चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाए। बट हाँ, चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन वन बॉडी बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी पर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं किया जा सकता। तो देखो इस बॉडी पे मैंने चार्ज को क्रिएट किया है ना, ये थोड़ी ना आइसोलेट था इससे। ये दोनों बाहर वाले जितने भी बॉडी होंगे इसके बाहर, ये जो घेरा मैंने बनाया इसके बाहर जितने भी बॉडी उससे आइसोलेट है, लेकिन ये दोनों बॉडी आपस में टच हो रहे हैं ना, रब कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये दोनों आइसोलेट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मतलब रखेंगे। इसका मतलब जब इन दोनों को हम रब करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें जाते हैं, और जब जाते हैं इस तरीके से जाते हैं जितना इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा वही वो गेन करेगा, वो जो गेन करेगा उस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, टोटल चार्ज 0। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। अच्छा हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यह भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट चार्जेस ABCD आपको दे रखा है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तरीका बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। ये ABCD है, ये आपका क्या है, A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। क्लियर है। और A पर चार्ज है 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे आपको दे रखा है ये 2 माइक्रोकुलम चार्ज है। फिर उसके बाद दे रखा है -5 माइक्रोकुलम, यहाँ पे दे रखा है -5 माइक्रोकुलम। फिर दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, बहुत अच्छी बात है 2 माइक्रोकुलम। और D पे दे रखा है -5 माइक्रोकुलम, यहाँ भी -5 माइक्रोकुलम। ये इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकुलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर, यहाँ पर अगर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रख दिया जाए, 1 माइक्रोकुलम का, यहाँ पे मान लेते Q0 चार्ज है, उस Q0 की वैल्यू यहाँ मैं मान लेता हूँ, Q0 की वैल्यू यहीं लिख देता हूँ मैं, Q0 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम। इस पर फोर्स पूछा है, इसी पे क्या पूछा है, फोर्स पूछ रहा है, कितना फोर्स होगा सेंटर पे अगर रख देंगे। तो आई थिंक 0 आने वाला है, 0 आएगा।
चलो देख लेते हैं कैसे जीरो आएगा। सोचो जितना डिस्टेंस ये है क्या उतना ही डिस्टेंस ये है? आंसर है यस। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये अगर चार्ज Q0 यहाँ रखोगे, चार्ज Q0 अगर यहाँ रखोगे Q0 इसके सेंटर पर, तो ये इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस जगह, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, 1 माइक्रोकूलम। ऐसे फोर्स मान लेते हैं कितना है? F1। ये वाला भी फोर्स उतना ही लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि डिस्टेंस क्या था? सेम था, और दोनों चार्ज का पेयर सेम था, तो फोर्स क्या होगा? सेम। क्लियर है? फोर्स क्या होगा? सेम, है ना। आपको डेटा डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिटेटिवली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का पेयर ऑफ चार्जेस भी सेम है। देखो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, तो फोर्स का फॉर्मूला तो K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस भी सेम, फोर्स बराबर कितना है? फोर्स बराबर K(Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर चार्ज का पेयर सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी तो सेम होगा, क्योंकि K तो हर लोग के लिए कांस्टेंट रहता है। मतलब दोनों का जो चार्ज का पेयर है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम चार्ज का पेयर, और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम चार्ज का पेयर, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब फोर्स भी सेम होगा। F1 मैंने लिख दिया, ठीक। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उसी तरीके से अगर आप -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम की बात करें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनके लिए, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए भी सेम आएगा, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का पेयर, 1 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम का पेयर दोनों का सेम है। और ये अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्सेज होंगे। मान लेते हैं ये फोर्स F2 है और ये फोर्स कितना है? F2। अट्रैक्टिव नेचर होंगे क्योंकि माइनस प्लस है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट कर दिया, ये भी कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया। नेट फोर्स कितना हो गया सेंटर पर? नेट फोर्स आपका आई थिंक 0 हो गया। क्लियर है? समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। क्लियर किया जाए।